फर्स्ट चैप्टर के नाम कौन सी है बताओ जरा। प्रकाश के अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें प्रकाश की कौन सी प्रवर्तन के बारे में ना। प्रकाश के क्या जानेंगे बाबू? प्रकाश के प्रवर्तन। बोलो प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं बताओ तो। जब कोई प्रकाश के किरण सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है किसी चिकनी सतह से कौन सी होकर बच्चों टकराकर कहाँ लौटती है? वापस लौटती है ना। वापस लौटती है तो लौटती हुई इस क्रिया को प्रकाश के क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस अपनी दिशा में लौट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कोई चिकना सतह में कोची हो गया बताओ ये क्या लिख रहे हैं? दर्पण ले रहा है। क्या ले रहा है? दर्पण है। ये आपका क्या है? दर्पण है। ठीक है। जिसका एक भाग रंगा हुआ है कोची है? रंगा हुआ है और ऊपर वाला प्रवर्तक सतह ना। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया टकरा के वापस लौट गया। अच्छा बीच में जो होता है वो कौन सी होता है बताओ तो? अभिलंब। बीच में क्या होता है बच्चों? इस बिंदु के नाम कौन सी है? इस बिंदु के नाम आपतन। अच्छा चिकनी सतह से टकराने वाली किरण को कौन किरण कहते हैं? कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। और चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं बाबू? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? अच्छा और ये बीच में जो लम है इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। अच्छा यहाँ पे कितने कोण बने हैं? 2 कोण। इसको कोण कौन चीज से सूचित करते हैं? इसको कोण। इसका नाम कौन सी है बताओ? इसका नाम कौन सी है? आपतन कोण। इसका नाम कौन सी बोलेगा? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत नहीं सर। यही ना प्रकाश का प्रवर्तन है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। तो लौटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ कोई चिकना सतह है ना इस पे कोई आके टकराया है आपतित किरण टकरा के वापस लौट गया ना तो वापस लौटा तो कौन किरण? परावर्तित किरण। अच्छा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे कौन कहेंगे? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा परिभाषा निकल रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा ना। जैसे सबसे पहले क्या जानेंगे इसमें? कौन किरण? आपतित किरण। तो बोलेंगे चिकनी सतह से टकराने वाली किरण को। चिकनी सतह से टकराने वाली किरण को। चिकनी सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को। प्रकाश की किरण को कुछ कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। उतना लिख लेगा ना कि चिकनी सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसके बाद ये कौन सी है? परावर्तित किरण। चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को वापस लौटने वाली क्या को? प्रकाश की किरण को कुछ कहते हैं? प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? इसके बाद आपका कौन होगा?
कौन कौन? आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और कोची? अभिलंब के बीच। अभिलंब के बीच। यस सर। किसके बीच? अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ये कौन कौन होगा? आपतन कोण के बाद कौन कौन होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कोण, यही ना है? यस सर। क्या बाबू? परावर्तन कोण। कोण। तो परावर्तित किरण और कौची बनेगा? अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। अभिलंब के बीच बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद आपका एक कोची है? पांचवा परिभाषा किसका बनेगा? अभिलंब के ना। यस सर। ये अभिलंब किसे कहते हैं? यस तो कौन बिंदु पे डाला गया? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के क्या चीज नियम ना। बोलो। हाँ हाँ। नीचे तक होगा। प्रकाश के परिवर्तन के क्या चीज नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश के परिवर्तन के क्या चीज बच्चों? नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। इसके कितने नियम है बच्चों? दो। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हाँ, आपतन कोण के मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हाँ, आपतित किरण और कौन किरण? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। और कौन बिंदु पर? आपतन ना। यस सर। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही डाला तल में गया होता है। लंब। डाला गया तीनों एक ही तल में होता है। यस सर। लंब तीनों क्या होता है बच्चों? एक ही तल में होता तीनों है। एक ही तल में होता है। तल में होता है। होता है। कोई दिक्कत? पहला हम लोग क्या जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन में कि आपतन कोण के मान परिवर्तन कोण के मान के ये वाला आपतन कोण के मान परिवर्तन कोण के मान की क्या होता है। और दूसरा जानेंगे कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है यस सर। या तीनों एक ही तल में होता है। कह सकते हैं ना? तो बोलो कोई दिक्कत है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम समझने में कोई डाउट नहीं ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बढ़ के। प्रकाश के परिवर्तन तो जान गए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी जान गए। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रकाश के परिवर्तन के बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज बच्चों? प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिबिंब। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इमेज। प्रतिबिंब को ये अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इमेज। ठीक है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब यानी इमेज ना। यस सर। तो देखो किसी बिंदु स्रोत से बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सुन लो एक बार मेरा परिभाषा। हाँ बोलिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से कुछ होगा प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किरण दर्पण से कुछ होगा प्रवर्तन के बाद दर्पण से प्रवर्तन के बाद दर्पण से कौची प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है क्या होती है बच्चों? प्रतीत होती है सर।
प्रतीत होती है ना, या सर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस उस बिंदु बिंदु स्रोत को क्या स्रोत का कहते प्रतिबिंब हैं? कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। आवाज नहीं, बात मत करो, सीधे क्वेश्चन बताओ, ठीक है ना। अब हम लोग देखो एक बार फिर इसे पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। क्या जानेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार। क्या जानेंगे बच्चों? प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज ना। या सर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? रियल इमेज। रियल इमेज। और दूसरा होता है कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं। या सर। काल्पनिक या कोची? आभासी आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वर्चुअल बच्चों? इमेज। वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। इमेज। कोई दिक्कत? नहीं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। तो परिभाषा इसी तरह से ना होगा। या सर। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर कौन सी होती है? मिलती है। वास्तविक रूप से मिलती है। या सर। जिस बिंदु पर कौन सी होती है? मिलती है। वास्तविक रूप से मिलती मिलती है। है, उसे कौन सी कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई कौन सी होती है? प्रतीत होती प्रतीत है। होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। या सर। है? या सर। मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो अगर हम प्रतिबिंब की परिभाषा याद कर लेंगे तो दोनों प्रकार की भी परिभाषा याद हो जाएगा। या सर। कोई दिक्कत नहीं सर। कहेंगे का कि किसी बिंदु स्रोत से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कौन कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता। क्या देखेंगे बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब की कौन सी विशेषताएं? क्या देखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब की कौन सी देखेंगे? विशेषताएं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के तीन विशेषता है। पहला है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। क्या लिखेंगे? कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है ना। यस सर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और तीसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को कौन रेखा द्वारा दर्शाते रेखा हैं? द्वारा दर्शाया जाता है। सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कितने गुना इसकी विशेषता होता है? पहला विशेषता कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? अब वास्तविक प्रतिबिंब को चित्र उतारेंगे पर्दा पर, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन परिभाषा? काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता है। यस। केकर विशेषता देखेंगे काल्पनिक बच्चों? प्रतिबिंब के विशेषता। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता। विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब के। विशेषता। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा या सीधी होती है ना। यस सर। दूसरा है कि इसे काल्पनिक है तो पर्दे पर उतारेंगे, इसे पर्दे पर उतारा ना जा सकता है। नहीं। तीसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी या फूटी इसे रेखा दर्शाया जाता है। टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। दर्शाया जाता है। टूटी फूटी रेखा मतलब इस तरह से डॉट डॉट लाइन से। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर तुमसे मान लो कि कल होके कोई वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर पूछ दे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? बता देगा ना। यस सर। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा सीधा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद हम आपको बताते हैं दर्पण। क्या बताएंगे बाबू? दर्पण। ठीक है ना, जिसको कहते हैं मिरर बोलते हैं। मिरर बोलते हैं। मिरर क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर। तो देखो मिरर जो है एक तरफ से चिकना रहता है, एक तरफ से चिकना रहता चिकना है। सता रहता है और एक तरफ से उसका रंगा हुआ भाग रहता है। रंगा हुआ भाग रहता है। कोई दिक्कत? नहीं दूसरे सर। तरफ यानी वैसा चिकना सतह जिसका एक पृष्ठ रंगा रहता है, एक पृष्ठ रंगा और रहता दूसरा है। पृष्ठ परावर्तक होता है। काची होता है? परावर्तक होता इसे है। क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे देखो एक पृष्ठ मान लो रंग दिए, एक भाग है जिसमें एक तरफ क्या हुआ है? रंग दिए हैं। रंग दिए हैं, यानी रंगा हुआ है ना। और दूसरा जो चिकना सतह है इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा ऐसा चिकनी चिकनी सतह सतह जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा पृष्ठ को रहता है रंगा हुआ, रंगा हुआ रहता उसे है। क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर, जैसे देखो दर्पण के परिभाषा अगर लिखना है हाँ तो सर। कैसे लिखेंगे बताओ? वैसा चिकनी सतह जिसका एक पृष्ठ लगा हुआ रहता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, उसे दर्पण वैसा कहते हैं। चिकनी सतह जिसका एक लगा हुआ रहता है। जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? रंगा हुआ रहता है। एक पृष्ठ रंगा हुआ रहता है। रहता तथा दूसरा का तथा क्या लिखेगा? दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक होता है। दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक होता है। हाँ। उसे क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। बोलो बच्चों, कोई कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण में जैसे में कौन कौन आता है। ये दर्पण में जैसे ऐनक आएगा ना, ऐनक, जैसे में कौन आएगा? ऐनक, समतल दर्पण। ऐनक आएगा। समतल दर्पण के नाम सुना है? सुने तो है जरीमनी। कोई दिक्कत? दर्पण में उत्तल दर्पण आता है। कौन से दर्पण आता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और कौन दर्पण आता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? अब हम लोग दर्पण के बाद देखेंगे समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण। कौन दर्पण पढ़ेंगे बाबू? समतल दर्पण। तो जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, कुछ होता है प्रवर्तक पृष्ठ का हो चाहे प्रवर्तक सतह, एक ही है ना। आए वो ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? समतल। समतल होता है। क्या होता है बच्चों? समतल होता है। समतल होता है। उसे कौन दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? हम्म। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण की काची गुण। गुण या विशेषताएं। समतल दर्पण की गुण या क्या देखेंगे? विशेषताएं पढ़ेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना सबको? समतल दर्पण की गुण या विशेषताएं। समतल दर्पण की काची देखेंगे? गुण या विशेषताएं। पहला है गुण कि समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे रहता है, कोई वस्तु जितना आगे रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही कहाँ बनता है? पीछे बनता है। पहला गुण यही रहता है कि समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के आकार, किसका आकार बच्चों? प्रतिबिंब प्रतिबिंब के आकार किसका आकार के बराबर होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा गुण होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनता है। चौथा होता है कि प्रतिबिंब कौन रूप से उल्टा होता है? पार्श्विक रूप से। कौन रूप से? पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता है। अच्छा ये प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? हाँ नहीं। समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी प्रतिबिंब कौन सी होती है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? और पढ़े ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को ना पर्दे पर उतारा जाता है, काल्पनिक को नहीं ना। नहीं। इसीलिए जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है बताओ? काल्पनिक बनता है। तो क्या काल्पनिक को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं उतार नहीं सकते उतार हैं। सकते हैं। नहीं। कोई दिक्कत है तक? नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण पढ़ेंगे गोलीय बच्चे? दर्पण। गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत? नहीं। चलो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह कौन सा होता है? खोखले गोले का भोग होता है। जिसका परिवर्तक सतह किसी किसी खोखले खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। खोखले गोले का भाग भाग होता है। उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय क्या बोलते दर्पण। हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत? नहीं। चलो गोलीय दर्पण देखो, यहाँ हम पा रहे हैं इसका मारिए फिगर। सर। गोलीय दर्पण है। कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मींस गोल होना चाहिए। इसकी फिगर कैसा होना चाहिए बच्चों? गोल। गोल होना चाहिए। एक भाग को रंग देते हैं, कलाई कर देते हैं, ठीक है ना? गोलीय भाग के एक भाग को क्या करते हैं? रंग देते हैं। अच्छा ये बीच वाला पाई को क्या बोलते हैं? प्रधानाच। प्रधान अछिया मुखाच। मुख है। अच। अच्छा ये आपका पी होता है। पी माने क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव। अब बीच में सी जो वक्ता केंद्र है, वक्ता बीच में सी है केंद्र। जो क्या है? वक्ता केंद्र। ये जो त्रिज्या है जो वक्रता त्रिज्या। क्या बच्चों? वक्ता त्रिज्या। सी है जो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। पी क्या है? ध्रुव है ना? ध्रुव है। अच्छा जिसका परिवर्तक सतह धसल है वो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और जिसका परिवर्तक सतह क्या है? उत्तर उठा हुआ है उसे दर्पण। कौन दर्पण कहेंगे? उत्तर दर्पण। तो बताओ गोलीय दर्पण के प्रकार का हो गया? बताओ इसका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। नाम। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गोलीय दर्पण के प्रकार का होता है? दो प्रकार के। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसका परिवर्तक सतह उभरा रहेगा। उभरा मतलब उठा हुआ ना? कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिसका परिवर्तक सतह ऐसे धसा रहता ऐसा है। रहता है उसे अवतल दर्पण देखो कहते यहाँ हैं। परिवर्तक सतह इसका धसल है ना, तो कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण और कहते जिसका हैं। परिवर्तक सतह उठा है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो दर्पण समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो इसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है ना? तब तक आप लोग भी स्क्रीनशॉट यूट्यूब वाला ले लीजिए। आज 300 जाना है लेकिन देखो यहाँ बताओ पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव ना। और सी माने क्या होता है बच्चों? वक्रता केंद्र। अवार माने क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के कौची के कौची कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सॉरी गोलीय दर्पण के केंद्र के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? और गोलीय दर्पण के त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता। ध्रुव को कौन चीज सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र को और वक्रता त्रिज्या को आर से। एक है प्रधान अक्षिया प्रधान अक्षिया मुख अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव गोलीय दर्पण के काची ध्रुव और वक्रता केंद्र ना आई के बीच मिलाने वाली रेखा को इन दोनों के बीच मिलाने वाली वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्षिया। तो सब याद हो गया ना
कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और गोलीय दर्पण के केंद्र को? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के त्रिज्या को? वक्रता त्रिज्या। और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली बीच रेखा को? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। अवतल दर्पण में कितने बार बना है? 7 बार। और उत्तल दर्पण में 3 बार। 3 बार। टोटल मिला के कितने बार हो गया? 10 बार। 10 बार देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एफ के मतलब क्या होता है? फोकस। फोकस। स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी। आर के मतलब वक्रता त्रिज्या। सी मने वक्रता केंद्र। यू मने वास्तु दूरी। वी मने प्रतिबिंब। ओ मने वास्तु। वास्तु, आई मने प्रतिबिंब। पी मीन्स ध्रुव। ध्रुव। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर मान लो कि अवतल दर्पण में कौन से दर्पण में बच्चों? अवतल दर्पण में कोई वस्तु अगर पी पर है, यानी ध्रुव पे है, यस तो सर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। कैसा बनेगा? आभासी। वस्तु के अपेक्षा क्या होगा? सीधा। और वस्तु के बराबर होगा कि छोटा? बराबर। किसके बराबर? वास्तु के बराबर। अगर मान लो अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और एक पर, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। पीछे। कैसा बनेगा? आभासी। अब वस्तु के अपेक्षा सीधा। वस्तु से बड़ा। जब वस्तु अवतल दर्पण में एक पर रहता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अनंत पे। कैसा बनता है? वास्तविक। उल्टा। और वस्तु से बड़ा। बहुत बड़ा ना। यस सर। जब वस्तु अवतल दर्पण में एफ तथा सी के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहता है, तो कहाँ बनता है? त्रिज्या। सीधा अनंत के बीच। प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? सीधा अनंत के अनंत के बीच। कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। बड़ा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण में सी तथा अनंत के बीच हो, सी तथा अनंत के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच। यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। उल्टा और वस्तु से छोटा। छोटा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे रहता है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यस सर। जो कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। बराबर बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पे रहता है, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? एक पर, यानी मुख्य फोकस पे। यस सर। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। छोटा। अवतल दर्पण की स्थिति समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद देखेंगे कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। जब वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। सीधा और वस्तु के बराबर। बराबर बनेगा। जब उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव एवं अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और एफ के बीच, यानी मुख्य फोकस के बीच। यस सर। कैसा बनेगा? आभासी। सीधा और वस्तु से छोटा। और जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर रहेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी। सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। छोटा बनता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। यानी यहाँ पर हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में आभासी भी प्रतिबिंब बना है और वास्तविक भी बना है, यस सर। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल क्या बना है? आभासी। कोई दिक्कत? नहीं तो सर। यहाँ से आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताओ। आभासी। तीनों बार बना है, तो तीनों के तीनों बार क्या बना है? आभासी। आभासी को कोची कहते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब। यस सर। यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। आभासी यानी काल्पनिक ना। यस सर। अब अवतल दर्पण में दोनों बनता है, दोनों। आभासी और वास्तविक दोनों ना बनेगा। यस सर। आभासी और कोची वास्तविक। वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यस सर। तो पूछेगा कि अगर काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाना है, तो कौन दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ना गया? यस सर। चलो ठीक है। तो धसा ले कौन दर्पण है?
बताओ भाई कौन से दर्पण का फिगर है बाबू? अवतल दर्पण के हाँ। बीच में कौन अक्ष है? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। मुख अक्ष। यहाँ पे कोई आ रहा है नहीं, बाकता त्रिज्या हो गया है। इसके बाद एफ मतलब मुख फोकस, फोकस। आई के मतलब होता है इमेज, एफ माने मुख फोकस, पी माने ध्रुव होता है ना, सी माने बाकरता केंद्र, और ओ माने ऑब्जेक्ट। वो माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ यू हो गया, यू माने प्रतिबिंब दूरी ना। तो हम लोग देखेंगे वास्तु दूरी के परिभाषा, सर प्रतिबिंब देखो और दूरी के, फिर आएगा भी। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी। एक भी होगा ना, हाँ। एक भी होगा इसके बीच में, आई, ये हो गया भी। क्या हो गया बाबू? भी। तो देखो वस्तु दूरी किसे कहते हैं? गलती का पढ़ा रहे हैं। क्या हम लोग देखेंगे? वास्तु दूरी तो ध्रुव से लेके लेकर कहां तक के बीच की दूरी? ध्रुव से वास्तु के बीच की दूरी ना। ध्रुव से लेके कहां तक? वास्तु के, यही ना वास्तु दूरी यू से सूचित करते हैं। वास्तु दूरी के कोई चीज से सूचित करते हैं? यू से। तो ध्रुव से लेकर, कहाँ है? ध्रुव है ना, ध्रुव से लेकर ओ के मतलब वास्तु ना हो गया। तो ध्रुव से लेकर ओ तक, ओ माने वास्तु तक ना। पी मीन्स क्या होता है? ध्रुव, और ओ माने वास्तु। तो ध्रुव से लेकर वास्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। अब वास्तु दूरी का सूचित कौन चीज से करते हैं? और ध्रुव को, और वास्तु को ओ से। कोई दिक्कत? इसके बाद हो गया दूसरा में कौन दूरी है बच्चों? प्रतिबिंब दूरी। कौन से दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। कौन से दूरी? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। भी से। ये कहां से कहां तक है? ध्रुव से लेकर इमेज तक। ध्रुव कहां से है? ध्रुव से लेकर इमेज, यानी प्रतिबिंब ना। पी माने क्या होता है? ध्रुव। अवाई मीन्स प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते ध्रुव से हैं। लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को कौन से सूचित करते हैं? भी से। इसके बाद है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। दूरी। तो देखो फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं ना, स्मॉल एफ से ना। और देखो ध्रुव से लेकर एफ तक है, मुख फोकस तक ना। ध्रुव से लेकर कहां तक है? मुख फोकस। कैपिटल एफ माने मुख फोकस में होता है। क्या होता है? मुख फोकस। मुख फोकस। अब पी मीन्स क्या होता है? ध्रुव ना। तो ध्रुव से लेकर मुख फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अब फोकस दूरी को कौन सूचित करते हैं? और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कौन बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं? भी से। और ध्रुव और वास्तु के बीच की दूरी को वास्तु दूरी को सूचित करते हैं? भी से। कोई दिक्कत? और दिखाता। इसके बाद देखेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। क्या देखेंगे? चौथा में क्या पढ़ेंगे बच्चों? वक्रता। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? सी से। आर से। आर से। सी से वक्रता कितना होता है? आर से होता है वक्रता त्रिज्या। हाँ। तो आर से होता है वक्रता त्रिज्या। तो देखो ध्रुव से लेकर, कहां से लेकर? ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र। सी माने कहां होता है? देखो इस सी के सामने यानी वक्रता केंद्र कहां? ध्रुव से लेकर कहां तक? वक्रता। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को कौन बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। तो यहाँ याद करो परिभाषा। ठीक है। ध्रुव से लेकर वास्तु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वास्तु दूरी। तो वास्तु दूरी को सूचित करते भी हैं। से। और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते भी हैं। से। ध्रुव से लेकर मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। और उसे एफ से सूचित करते हैं। हाँ। वक्रता
त्रिज्या, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अब वक्रता त्रिज्या को सूचित करते और ये हैं। सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ये समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे आवर्धन। क्या देखेंगे? आवर्धन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। आवर्धन। समझ गया? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। पढ़ाए थे ना? बढ़ाए थे। प्रतिबिंब की ऊंचाई का ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और कौन सी ऊंचाई? ऊंचाई वास्तु की ऊंचाई के बाटा है तेरा कौन सी बोलेंगे? अनुपात ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन को कौन चीज सूचित करते हैं? अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को, अब वास्तु की ऊंचाई को एक से। कोई दिक्कत? एम बराबर माइनस बी बटा यू होता है। अच्छा, एम का जो धनात्मक मान होता है, प्लस मान को ची बताता है? कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब इंगित करता है। अगर एम का मान ऋणात्मक है कोची है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करेगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो कि एम का मान प्लस आता है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? एम का मान अगर माइनस होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? अच्छा, केवल आभासी प्रतिबिंब कौन में बनता है? कौन दर्पण में? आभासी प्रतिबिंब केवल कौन दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। अगर आभासी और वास्तविक दोनों पूछा जाए तो आभासी और वास्तविक दोनों कौन में रहेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दर्पण में। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है बाबू? बोलो। नहीं सर। आवर्धन में बोलो क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन को किस सूचित करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को और वस्तु की ऊंचाई को एम बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा। अगर एम का प्लस मान है धनात्मक तो कौन प्रतिबिंब होगा? एम अगर ऋणात्मक होगा तो आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण में बनता है? आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब कौन बनता है? अवतल दर्पण में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या हम लोग समझेंगे अबरी? बोलो। चीन परिपाटी। चलो देखो बोर्ड पर, ये क्या है? मूल बिंदु है। बीच वाला चौराहा को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। बिंदु को सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ध्रुव। ऊपर की ओर मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दाहिने ओर दूरी, मूल बिंदु से नीचे की ओर दूरी। अच्छा, बीच वाला रेखा को क्या बोलते हैं? मुख अक्ष से ऊपर का आएगा तो कैसा दूरी होगा? मुख अक्ष से नीचे वाला दूरी ऋणात्मक। अमूल बिंदु से दाहिने और दूरी, अमूल बिंदु से ऋणात्मक, बाएं और दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? माइनस ऋणात्मक होता है ना। और उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? तो याद रखना है कि अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। इसके बाद देखेंगे का चीज अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कोची में होता है? गाड़ी बनाने में। दूसरा उपयोग कोची में होता है? टॉर्च के हेड लाइट या गाड़ी के सर्च लाइट में। और सौर बत्तियों में डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला, आंख की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना। इसके बाद उत्तल दर्पण का एक मेन उपयोग कोची में होता है? साइड मिरर में, पीछे देखने में। गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण आता है? उत्तल दर्पण। अगर कोई छोटा वस्तु है और बड़ा करके देखना है तो कौन प्रतिबिंब लगेगा? उत्तल दर्पण लगाने होगा।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोग के? चलो तो ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको r बराबर 2f सिद्ध करने के लिए, और फिर दर्पण सूत्र बताएंगे 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v।